शुरुआत करते हैं दिल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के साथ। इस वीडियो में सभी 10 टीमों की नीलामी के बाद की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताएंगे। सबसे पहले अगर हम दिल्ली के अपर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को नए नए चेहरे मिल गए हैं, क्योंकि केएल राहुल के साथ फ्रेजर मैकगर्ग और भैया अभिषेक पोरेल अपर ऑर्डर मतलब ओपनिंग और नंबर 3 की पोजीशन दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से संभालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पिछले साल तक डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ इस पोजीशन को संभालते थे और दोनों का ही फॉर्म लगातार डिक्लाइन पर था। पृथ्वी शॉ की तो ये स्थिति हुई है भैया कि वो तो अनसोल्ड हो गए नीलामी में, लेकिन जो नए चेहरे मिले स्पेशली केएल राहुल, वो कप्तानी भी करेंगे अब दिल्ली की, विकेट कीपर का भी रोल निभा सकते हैं। तो यहां से दिल्ली को एक अच्छा आधार मिला है और मैंने स्क्वाड वाली वीडियो में भी आपसे कहा था कि दिल्ली की बल्लेबाजी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर की। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 नए चेहरे कौन है चलिए देख लेते हैं। पिछली साल पंजाब में खूब चले आशुतोष शर्मा नंबर 4 पर हो सकते हैं, स्टब्स ब्रूक 5 और 6 पर, तो वही अक्षर पटेल नंबर 7 पर हो सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर रह सकता है। अब यहां पर दोस्तों अक्षर पटेल की पोजीशन तो सही है नंबर 7 पर, लेकिन हैरी ब्रूक है वो आप उनको नंबर 6 भी उतार सकते हो, आप उनको नंबर 4 भी उतार सकते हो। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास, क्योंकि आप जरूरत के हिसाब से प्लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, हैरी ब्रूक के बारे में थोड़ी सी हैरानी हुई कि उन्होंने ऑक्शन में नाम दे दिया, क्योंकि काफी बड़ी बात है उन्होंने आईपीएल को लेकर की थी। अब नाम तो दे दिया, ऐसा ना हो कि खेलने ना आए और 2 साल का आगे का बैन लगा कर ले जाए। लेकिन अभी की स्थिति में दिल्ली की स्क्वाड में है और प्लेइंग 11 में भी मेरे हिसाब से रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इनके दोस्तों लोअर ऑर्डर को देख लेते हैं, स्पेशली इनके पेसर्स स्पिनर कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्क उतरेंगे 8 पर, उसके अलावा मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और टी नटराजन इनकी गेंदबाजी की धार बनकर हमें नजर आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पिछले साल हमने नोकिया को देखा था, इंजरी से काफी परेशान थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट एक अच्छी बेहतर स्टार्क बनकर आए हैं, अच्छे रेट में दिल्ली को मिले हैं। मुकेश कुमार भी पिछले साल थे, कुलदीप यादव भी पिछले साल थे, लेकिन कुलदीप यादव का साथ देने के लिए एक अच्छा भारतीय पेसर अब इन्हें नटराजन के रूप में मिल चुका है, जिनकी फिटनेस के इश्यूज थोड़े से अभी की स्थिति में तो कम रहते हैं। तो ये थे भैया वो 11 खिलाड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इनके आधार पर दिल्ली की बनेगी। हालांकि दोस्तों विकल्प भी है, जैसे बल्लेबाजी में स्पेशली दिल्ली के पास प्लेसिस एक विकल्प है, फरेरिया एक विकल्प है, समीर रिजवी दिल्ली के पास विकल्प है। तो बल्लेबाजी में प्लेइंग 11 में बदलाव आगे दिल्ली आने वाले मैचों में कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के पास विकल्प है। गेंदबाजी में शायद उतरे नहीं है। दिल्ली की प्लेइंग 11 को 10 में से रेटिंग दे दो दोस्तों, और दिल्ली के फैन हो लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना। और आप भी बताओ आपके हिसाब से दिल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नीलामी के बाद कैसी है, कमेंट बॉक्स में लिख। दिल्ली के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो चेन्नई के अपर ऑर्डर की सबसे पहले मैं बात करूं, ओपनर्स और नंबर 3 की बात करूं तो कॉनवे के साथ गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी उतरते हुए नजर आएंगे। अब कॉनवे तो दोस्तों इन्होंने रिलीज कर दिए थे, बहुत स्मार्ट मूव था नीलामी में, इन्होंने आधी कीमत पे कॉनवे को लेकर आए। गायकवाड़ इनके कप्तान है और राहुल त्रिपाठी दोस्तों जो अजिंक्य रहाणे पिछले साल तक नंबर 3 खेल रहे थे, उनकी जगह बड़े बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपर ऑर्डर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिछले साल जैसी है और इवन थोड़ी सी मजबूत हुई है। राहुल त्रिपाठी एक जमाने में 2016-17 में जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हुआ करती थी, उसमें धोनी की कप्तानी के अंडर में खेले थे, अच्छा खेले थे। तो धोनी के थोड़े से पसंदीदा प्लेयर है, दैट्स व्हाई धोनी ने लिया है, चेन्नई ने लिया है और इनका हो सकता है वापसी होने को देखने को मिले, क्योंकि रहाणे ने भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला था जब चेन्नई में आकर खेलने लगे थे और रहाणे भी एक जमाने में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स खेलते थे। तो त्रिपाठी को सीधी रिप्लेसमेंट धोनी लेकर आए। अब इनके मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो 4 पर दुबे, 5 पर कर्रन, सैम कर्रन की एंट्री हो गई। एक जमाने में वो भी चेन्नई में खेलते थे, फिर चले गए, वापस आ गए। धोनी विकेट कीपर का रोल और जडेजा नंबर 8 पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मिडिल ऑर्डर नीलामी के बाद अगर किसी टीम का दिख रहा है तो वो चेन्नई है, क्योंकि आपके पूरे मिडिल ऑर्डर में लगभग 4 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर में से 3 ऑलराउंडर्स हैं। दुबे भी ऑलराउंडर्स है, जड्डू भी ऑलराउंडर्स है और सैम कर्रन भी ऑलराउंडर्स है, जिसमें 2 ऐसे हैं जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल, बिकॉज इन चारों में से किसी भी प्लेयर को आप कोई भी पोजीशन पर खिला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इनके लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रविचंद्रन अश्विन 9 नंबर पर, पाती राणा 10 पर, नूर अहमद और खलील अहमद 10 और 11 पर माफ कीजिए उतरेंगे। तो ये यहाँ पर अश्विन, पाती राणा, नूर अहमद और खलील अहमद का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। अब इसको भी समझिए दोस्तों, पाती राणा इन्होंने रिटेन किए थे, अश्विन एक जमाने में खेलते थे, अब वापस आए, ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे, स्पिन तगड़ी दे सकते हैं, रिसेंटली फॉर्म बहुत अच्छा और इनका फॉर्म बहुत कम ही ऐसा बिगड़ा हुआ नजर आता है।
नूर अहमद 10 करोड़ में लेकर आए इन्होंने, पाती राणा के स्थान पर एक बहुत प्रॉपर ऑप्शन बनेंगे और मेरे हिसाब से खोज हो सकते हैं, चेन्नई के लिए बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। और खलील अहमद आपको एक लेफ्ट हैंड पेस ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो चेन्नई ने अपना सारे खाने टिक कर लिए नीलामी में, बहुत बड़ी बड़ी बाइज इन्होंने की नहीं और ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है जो आप अभी स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे। आपके हिसाब से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? कमेंट बॉक्स में दे दो। और चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद चलिए दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर गुजरात ने अपने आप को रिवैम्प करने की ऑप्शन के बाद कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम इनके अपर ऑर्डर की बात करें तो गिल और बटलर ओपनिंग करेंगे, साई सुदर्शन नंबर 3 पर उतरेंगे। पिछले साल के मुकाबले इनका ओपनिंग सेटअप काफी मजबूत दिख रहा है बिकॉज बटलर की एंट्री हुई है 15-16 करोड़ की रेंज में। जो इन्होंने बटलर को लेकर आए ना भाई, बहुत प्यारी डील थी और गुजरात टाइटंस सचमुच बटलर के आने से सचमुच इनकी बल्लेबाजी को 4 चांद लगे हैं। हालांकि बटलर के एवज में कई बड़े प्लेयर्स गए है जिसका असर इनके मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है साफ साफ। ग्लेन फिलिक्स नंबर 4, उसके अलावा एस खान नंबर 5, राहुल तेवतिया नंबर 6 और वाशिंगटन सुंदर नंबर 7 पर उतरेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो इनका मिडिल ऑर्डर है, वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने लेकर जरूर आए, जिनको ये प्रॉपर ऑलराउंडर के ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। तेवतिया को भी ऑलराउंडर के ऑप्शन के रूप में देख रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि पहले इनके पास पंड्या हुआ करते थे, वो चले गए, मिलर भी चले गए। तो मेरे हिसाब से इनका मिडिल ऑर्डर कमजोर हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इनका मिडिल ऑर्डर उतना मजबूत नहीं है। अब देखो यार, प्रदर्शन मैदान पर कैसा होता है वो तो समय बताएगा, बट अभी कागज पर तो थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनकी गेंदबाजी सेटअप को देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं 8 नंबर की बात करूं तो राशिद खान है, 9 नंबर पर आप कृष्णा को उतार सकते हो, 10 नंबर पर उतरेंगे रबाडा और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। देखो यार, गेंदबाजी में पिछले साल भी इनके पास विकल्प काफी ज्यादा थे, बड़े बड़े नाम कम थे लेकिन विकल्प बहुत थे। इस बार भी विकल्प बहुत है। राशिद खान आपको एक थोड़ा सा ऑलराउंडर टच देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इंजरीज इश्यूज है, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात होगी भैया गुजरात के लिए, क्योंकि हाइट का फायदा बड़ा मिलता है। रबाडा एक अच्छा विकल्प, स्टील डील करी इन्होंने, मार्की प्लेयर थे, खरीद लिया, ये भी एक अच्छी डील थी और सिराज भी अच्छी डील थी। तो गेंदबाजी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर ही दिख रही है, कमजोर नहीं दिख रही है। वाशिंगटन सुंदर भी जो मिडिल ऑर्डर में, वो भी आपको गेंदबाजी का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी तो मजबूत दिख रही है इनकी पिछले साल के मुकाबले, बल्लेबाजी भी थोड़ी सी प्लस ही दिख रही है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है। बाकी आप बताओ गुजरात टाइटंस को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? इस बार ये किस पोजीशन पर पहुंच पाएंगे? इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके हिसाब से कैसी रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखो। गुजरात के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना क्योंकि लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं, केकेआर की टीम की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां से केकेआर के हवाले से भी चेंजेस हमें दिखेंगे और काफी बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे क्योंकि कप्तान साहब खुद ही बदल गए। देखो यार, डीकॉक, नरीन और वेंकटेश अय्यर इनके अपर ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे। अब यहीं पर इनके कप्तान साहब अय्यर उतरा करते थे, वो चले गए हैं पंजाब की टीम में। तो यहां से डीकॉक अब एक नया चेहरा बनेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ओपनिंग में तो एक अच्छा चेहरा है, आपको वो शुरुआत दे सकते हो। फॉर्म में आ गए तो इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होगा, लेकिन आपको वो कप्तान साहब की जो इंडियन ओपनर की कमी है, या नंबर 3 पर अय्यर उतर जाते, उसकी कमी खल रही है। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ रुपए दिए, नंबर 3 संभाल सकते हो, ओपनिंग भी कर सकते हो। तो अपर ऑर्डर अच्छा दिख रहा है, पिछले साल जैसा ही दिख रहा है। मेरे हिसाब से शायद अय्यर की कमी इनको महसूस होगी क्योंकि कप्तान अब वहां पर चले गए हैं, लीडर आपसा चला गया। मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो अग्रगेश रघुवंशी पिछले साल की इनकी कोच, रमनदीप सिंह, माफ कीजिए रिंकू सिंह, उसके अलावा एंड्रे रसल और रमनदीप सिंह। तो 2 हमारे सिंह साहब उतरेंगे, जिसमें रमनदीप सिंह भी आ गए जो रिटेंशन में थे, रिंकू सिंह भी रिटेन हुए थे, एंड्रे रसल आपको कप्तानी का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, अग्रगेश रघुवंशी भी यहाँ पर उतरेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने जो विदेशी प्लेयर्स हैं उनको अलग से मेंशन और हाईलाइट किया हुआ है। हर टीम 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं खिला सकती और यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि अभी तक डीकॉक, नरीन और रसल इनके अपर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में ही खत्म हो चुके हैं। इनका विदेशी कोटा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाकी दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, पिछले साल के मिडिल ऑर्डर की तुलना में वैसा ही लगभग मिडिल ऑर्डर है और कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। बल्लेबाजी में दिख रही थी, अय्यर गए, राणा गए, लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में नहीं दिख रही है। लोअर ऑर्डर को देख लेते हैं दोस्तों। तो लोअर ऑर्डर में हर्षित राणा है, एनरिक नॉट्जी है, वैभव अरोरा है, वरुण चक्रवर्ती है। यहाँ पर ही उतने ही सक्षम है क्योंकि नरीन भी आपको गेंदबाजी देते हैं। तो लोअर ऑर्डर में नरीन भी आपको जब बॉलिंग के टाइम पर प्रोवाइड करेंगे, रसल भी आपको थोड़ा बहुत दे सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी आपको ओवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनके पास। हर्षित राणा अब कैप्टन खिलाड़ी बन गए हैं, इंडिया खेल गए, तो वो एक बड़ी धुरी बनेंगे टीम की। नोकिया की इंजरी थोड़े से इश्यूज है, अब वो कितनी सॉल्व होगी वो देखने वाली बात होगी। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले साल खूब कमाल किया था, तो इस बार तो रिटेन हुए हैं और इस बार इनके लिए बहुत जरूरी है चक्रवर्ती चले, क्योंकि अगर चक्रवर्ती चल गए तो फिर इनकी गेंदबाजी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। उधर से राणा भी है, नोकिया थोड़े बहुत चल जाएंगे, आपको नरीन भी ऑप्शन देते हैं।
तो इनकी गेंदबाजी बड़ी ऑलराउंडर टाइप की गेंदबाजी हो जाएगी। तो टीम अच्छी है, ये पिछले साल से हल्की सी कमजोर लेकिन फिर भी तगड़ी। बाकी 10 में से रेटिंग दो दोस्तों केकेआर की टीम को नीलामी के बाद इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके हिसाब से कैसी रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और केकेआर के फैन वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, लाइक का बटन नीचे है। केकेआर के बाद चलिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की नई नवेली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माकराम, पूरन और मार्श ये इनका अपर ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पूरन ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिचेल मार्श ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेगी। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये कमजोर हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल आपको केएल राहुल ऑप्शन मिलते थे, डीकॉक ऑप्शन मिलते थे। अब उनके कंपैरिजन में माकराम और मिचेल मार्श कभी भी ओपनिंग का ऑप्शन नहीं बन सकते। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दो। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ की अपर ऑर्डर कमजोर हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और मैं लगातार ये बोलता आया हूं कि आपने 27 करोड़ रुपए में पंत को ले जरूर लिया, लेकिन पंत के एवज में क्या आपने बहुत सारे प्लेयर्स को मिस कर दिया। अभी और देखते जाइए। मिडिल ऑर्डर इनका देख लेते हैं। तो ऋषभ पंत कप्तान विकेटकीपर के रोल में आपको नंबर 4 नंबर 5 पर दिख सकते हैं मिलर, नंबर 6 पर समन, नंबर 7 पर बडोनी उतरेंगे। तो पंत के आने से मिडिल ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले मजबूत दिख रहा है, क्योंकि आपको एक फिनिशर मिलता है। मिलर भी आपको वो फिनिशर का रोल देते हैं। तो आपको फिनिशर्स तो मिल गए, लेकिन फिर अब्दुल समद और आयुष बडोनी से आप किस पोजीशन पर कहां कैसे प्रदर्शन की उम्मीद करोगे, ये तो आप ही बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो मुझे ऐसा लगता है अपर ऑर्डर कमजोर है, मिडिल ऑर्डर वैसा ही है, लगभग जैसा पिछले साल था, थोड़ा सा मजबूत हम बोल सकते हैं। लेकिन अब इनकी गेंदबाज देख लेते हैं, क्योंकि विदेशी गेंदबाजी में इन्होंने मात्र शमार जोसेफ का एक विकल्प लिया। तो इनकी गेंदबाज देख लेते हैं, मतलब इनका लोअर ऑर्डर देखे तो बिश्नोई है, आवेश खान है, आकाशदीप है और मयंक यादव है। शमार जोसेफ बाहर ही बैठेंगे। पूरी इंडियन गेंदबाजी है। बिश्नोई से आप बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हो। आवेश खान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मयंक यादव ने आपको पिछले साल प्रदर्शन कर दिया था। आकाशदीप इंडिया खेल गए तो वो भी कैप्ड प्लेयर के रूप में दिखेंगे। लेकिन क्या प्रदर्शन की उम्मीद आप कर पाओगे, किसी एक के भरोसे आप जा पाओगे, इस पर अभी भी सवाल है, जिसका जवाब तो हमें पता लगेगा आईपीएल में ही। गेंदबाजी में कमजोर मजबूत इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही डाउटफुल बॉलिंग है। इसके दम पर आप कोई भी बड़े मैच में उतर नहीं सकते, और ये जब चलेंगे तो फिर किसी की भी टीम की भी बखिया उधेड़ सकते। दैट्स व्हाई इस पर मैं ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 आपने अपनी स्क्रीन पर देख ली। 10 में से रेटिंग दे दो दोस्तों लखनऊ की प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट नीलामी के बाद आपके हिसाब से कैसी, कमेंट बॉक्स में बताओ। और लखनऊ के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। क्या पिछले साल से कमजोर और मजबूत हुई है हमारी मुंबई? देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग के क्या विकल्प है। रोहित शर्मा के साथ विल जैक्स ओपनिंग कर सकते हैं। तिलक वर्मा आपको नंबर 3 दे सकते हैं। मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले ये आपको त्रिबल चौगुना अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले साल इनकी टीम में बहुत ज्यादा फड्डे चल रहे थे। इस बार सॉल्यूशन के साथ ये लोग आए हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो रिटेन ही नहीं होता भाई रोहित शर्मा। दैट्स व्हाई रोहित, जैक्स और तिलक वर्मा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर ऑर्डर अगर किसी टीम का मैं बोलूंगा किसी के पास है तो उसके मुंबई का नाम मैं लूंगा। और विल जैक्स को लेकर तो हमने नीलामी में देखा किस तरह से आरसीबी पीछे पड़ गई थी, फिर बाद में मुंबई इंडियंस की टीम में गए तो मुंबई इंडियंस के जो मालिक है अंबानी साहब, उन्होंने थैंक्स भी किया भैया आरसीबी के वो नीलामी करता को। तो क्लियर है कि भैया विल जैक्स का क्या रोल रहेगा, वो क्लियर वहीं से हो गया था। और अपर ऑर्डर में वो रोल रहेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो सूर्या यादव आपको विकल्प मिलते हैं। रॉबिन मिंस आपको विकेट कीपर का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक इंडियन अनकैप्ड है, जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। हार्दिक पांड्या आपको कप्तानी का ऑप्शन मिलते हैं। और मिचेल सेंटर आपको वो स्पिन ऑलराउंडर का ऑप्शन मिलते हैं, जिसकी कमी इनको खल रही थी। तो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर पांड्या होगा और एक स्पिन ऑलराउंडर मिचेल सेंटर होगा। ये मिडिल ऑर्डर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम का रहने वाला है। मेरे हिसाब से पिछले साल की तुलना में यहां पर इनकी मजबूती दिख रही है। अब सूर्या, पांड्या जिसके मिडिल ऑर्डर में, उस पर मैं क्या बात करूं। रॉबिन मिंज को दोस्तों अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मिंज को लेकर हो गई। कुछ लोग बोलते हैं भारत के क्रिस गेल होंगे ये, कुछ लोग कई तरह की बातें करते हैं। हो सकता है वो प्रूव करें दोस्तों, और मैंने इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में उनको रखा है। गेंदबाजी देख लेते हैं। पिछले साल के मुकाबले गेंदबाजी मेरे हिसाब से डबल मजबूत हुई है, क्योंकि दीपक चहर अब आपके पास है, बुमराह आपके पास है, अल्लाह गजनफहार आपके पास है। तो ये दूसरा इनके पास मिस्ट्री प्लेयर है, गजनफहार और रॉबिन मिंस, और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट आपके पास है। तो गजन फहार आपको एक, आप पूरी प्लेइंग 11 देख पा रहे होंगे, आपको मिलते हैं एक मिस्ट्री स्पिनर और मिस्ट्री बल्लेबाज आपको रॉबिन मिंस मिलते हैं। तो थोड़ी सी मिस्टीरियस टीम इन्होंने बनाई है। थोड़ी सी ये पिछले साल के मुकाबले मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़े हुए हैं प्लेइंग 11 में इनकी। और क्योंकि आपके पास बुमराह और बोल्ट का विकल्प है, दीपक चहर आपको थोड़ी सी बल्लेबाजी बल्ला चला सकते हैं, और गजन फहार की अगर स्पिन चलने लगी तो वो सेंटर के साथ मिलकर किसी को तबाह कर सकते हैं। मुंबई बेहतर दिख रही है, और इस बार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि वो फड्डा
खत्म हुआ है। मेरे हिसाब से मुंबई आपको पिछले साल से पूरा उलट प्रदर्शन करते हुए दिखेगी। ये मेरी राय है दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो, 10 में से रेटिंग दे दो इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को। और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ना आपके हिसाब से मुंबई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के बाद अब पंजाब किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो पूरी नई पंजाब है, मतलब पिछले साल के ना के बराबर प्लेयर आपको दिखेंगे इक्के दुक्के। भैया प्रभसिमरन सिंह के साथ श्रेयस अय्यर हमें ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। जॉस इंग्लिश वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे अपर ऑर्डर में, जो कि ओपनिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपर का रोल भी निभा सकते हैं। कप्तानी श्रेयस अय्यर करते हुए नजर आएंगे। तो पिछले साल धवन थे नहीं थे, चोट के चलते बाहर थे, अंदर थे, संन्यास लेकर आउट हो चुके हैं। प्रभसिमरन सिंह पिछले साल भी थे तो इस बार भी हमें दिख रहे हैं। और जॉस इंग्लिश की एंट्री हुई है जो कि वहां हमें ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। तो रिकी पॉन्टिंग का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंडियन प्लेयर्स की अहम भूमिका होती है। और ये अब नई टीम बन रही है तो आप फर्स्ट ईयर में ही भैया इनसे बहुत बड़े प्रदर्शन की उम्मीद मत करना, पहले डिस्क्लेमर दे दूं। और ये कोई नहीं कर रहा है, पंजाब वाले भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कई जो टीमें खेल रही हैं उनको 7-7 साल लगा है अपने आप को ऐसा बनने में। और आप ओवरनाइट एक मेगा ऑक्शन से किसी बड़ी टीम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, फिर भी पंजाब ने अच्छा किया। मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं तो स्टोइनिस है, मैक्सवेल है, वडेरा है और एस सिंह है। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई मिडिल ऑर्डर में कमजोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सवेल से बहुत बड़े प्रदर्शन की उम्मीद मुझे नहीं रहेगी। स्टोइनिस एक बेहतर विकल्प बनेंगे, वडेरा को चलना पड़ेगा। तो ले देकर भैया मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत औसत ही लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर ये वही मैक्सवेल चलने लगे जैसा वो चलते थे, जो कि हमें चलते हुए देखे नहीं है, और कमेंट भी बहुत कर चुके हैं पंजाब के ऊपर, मैक्सवेल बोल चुके हैं उनका जीवन का सबसे बुरा समय पंजाब की टीम में बीता, अब पंजाब में खेल रहे, एक जमाने में पंजाब के कप्तान थे। तो कुल मिलाकर भैया मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मिडिल मॉडल समझ में आ रहा है मुझे। तो लोअर ऑर्डर देख लेते हैं भैया, मार्को जेनसन उतरेंगे, वैशक कुमार है, अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल है। यहाँ पर ये मजबूत है क्योंकि जेनसन आपको एक ऑलराउंडर का ऑप्शन मिलते हैं और लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं 8 पर। उसके अलावा वैशक कुमार पिछले साल आरसीबी में खेले थे, अच्छा डिसेंट बॉलिंग आपको दे सकते हैं। अर्शदीप सिंह और यूजी चहल स्टार प्लेयर हैं, तो अगर ये दोनों ने अपना औसत प्रदर्शन भी कर दिया तो पंजाब आपको ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती हुई दिखेगी। क्योंकि ऊपर से बल्लेबाजी जैसे तैसे रन जोड़ ले घटा ले, लेकिन नीचे से अगर आपके पास 2-3 अच्छे बॉलर्स हो तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और जेनसन भी अच्छे बॉलर है, तो मुझे पंजाब बहुत बुरी नहीं लग रही है और पिछले साल के मुकाबले तो अच्छी ही लग रही है। क्योंकि पिछले साल इनके पास नाम बड़े और दर्शन खोटे वाला खेलता, इनका मैनेजमेंट पूर्ण रूप से इनको दीमक की तरह खुद ही खा गया था अपनी टीम को। अब क्योंकि पॉन्टिंग आया है, मुझे उम्मीद है कि कोई नया खिलाड़ी उठकर कोई बड़ा प्रदर्शन करेगा। ये मेरी राय है भैया, पंजाब को लेकर मैं होपफुल हूं और पंजाब को मैं पिछले साल से थोड़ा सा मजबूत मानता हूं, क्योंकि पिछले साल तो इनसे बुरी कोई टीम थी नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई पंजाब किंग्स के लिए लाइक बनता है। पंजाब की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके हिसाब से कैसी रहेगी कमेंट बॉक्स में बताओ, और पंजाब के फैन और लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से भाई राजस्थान रॉयल्स सचमुच थोड़ी सी परेशान होगी। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की कैसी रहेगी देखते हैं। पर ऑर्डर जायसवाल, सैमसन और भैया नीतीश राणा इनकी ओपनिंग पोजीशन को संभालते हुए, या फिर अपर ऑर्डर को नंबर 3 पर राणा को उतार दे तो संभालते हुए नजर आएंगे। राणा साहब को इन्होंने लेकर आए जो पहले केकेआर में खेला करते थे। सैमसन और जायसवाल वहां पर मौजूद है, सैमसन कप्तान विकेट कीपर का रोल निभाएंगे। बटलर की कमी अपर ऑर्डर में साफ नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर इनके पास बटलर होते आज तो जायसवाल के साथ बटलर ओपनिंग करते और नंबर 3 पर आपके सैमसन होते। नंबर 3 कोई छोटा स्पॉट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है। ये वो स्पॉट है जहां पर विराट कोहली खेलते हैं, ये वो स्पॉट है जहां हर बड़ी टीम का हर बड़ा प्लेयर खेलता है। तो ये स्पॉट को नजरअंदाज कर दिया गया है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं। तो पराग दिखेंगे 4 पर, जुरैल है, हेटमायर है, हसरंगा है। देखो यार, मिडिल ऑर्डर बेहतर है पिछले साल जैसे ही है, क्योंकि आपने सारे रिटेन कर लिए थे। तो नीलामी से पहले आपने पराग, जुरैल और हेटमायर को रिटेन किया, वो चीज दिख रही है। मेरी पर्सनल राय ये थी कि अगर ध्रुव जुरैल नीलामी में जाते तो आपको बड़े सस्ते मिल सकते थे। रियान पराग बेशक महंगे मिलते, लेकिन हेटमायर अगर नीलामी में जाते तो वो भी सस्ते मिल सकते थे। मतलब आप अपर ऑर्डर के लिए बटलर को ले सकते थे, रिटेन कर सकते थे। बटलर को क्यों रिटेन नहीं किया ये तो भगवान जानता है। और मेरे हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, ये राजस्थान रॉयल्स के इतिहास की सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया। और जिस दिन वो रिटेन नहीं हुआ उसी दिन मुझे समझ में आ गया था भाई अब ये राजस्थान में वापस नहीं आने वाले। हसरंगा मेरे बहुत बड़ा विकल्प अब नहीं मानता हूं। हाँ, लोअर ऑर्डर देख लेते तो आर्चर है यहाँ पर, संदीप शर्मा रिटेन हुए थे, तीक्षणा है, मडवाल है,
हसरंगा तीक्ष्ण आपको 2 लंकन स्पिन का ऑप्शन मिलता है। आर्चर से आप तेज गेंदबाजी की उम्मीद करोगे और क्या ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन बनेंगे वो जो पिछले साल तक खेलते थे? नहीं बनेंगे। यूजी चहल का ऑप्शन क्या तीक्ष्ण और हसरंगा मिलकर भी बन पाएंगे? मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी हाँ, आकाश मडवाल है जो कि मुंबई इंडियंस की खोज थे और हो सकता है इनके बारे में बड़ी बातें कही जा रही है कि आगे जाकर बड़ा क्रिकेट खेलेंगे, तो मडवाल एक ठीक विकल्प है, भविष्य को लेकर लिए गए। लेकिन क्या वो अश्विन का ऑप्शन आपको मिला? क्या वो चहल का ऑप्शन आपको मिला? क्या वो ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन आपको मिला? क्या वो पिछले साल बटलर खेल रहे थे उसका ऑप्शन मिला? जवाब है नहीं। ये प्लेइंग 11 पिछले साल के मुकाबले मुझे आधी लग रही है, बेहतर दिख रही है लेकिन पिछले साल से ये कमजोर है और ये चीज अब राजस्थान रॉयल्स को मैनेज करनी पड़ेगी पूरे आईपीएल में। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? दे दो कमेंट बॉक्स में। राजस्थान की आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है नीलामी के बाद? कमेंट बॉक्स में बताओ। राजस्थान के फैन लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद, चलिए अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं भाई। तो यहां पर आरसीबी मुझे पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा भरोसा दिला रही है, बहुत ज्यादा। आप लोग बोलेंगे नीलामी तो बड़ी बुरी गई, लेकिन अभी टीम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, सबसे पहले ओपनर्स विराट कोहली, मतलब अपर ऑर्डर विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो फाफ डू प्लेसिस के स्थान पर आपको भविष्य का एक सुपरस्टार मिल रहा है जो है फिल सॉल्ट। रजत पाटीदार अब कैप्ड प्लेयर बनकर आए, फिल सॉल्ट विकेट कीपर का रोल निभाएंगे। विराट कोहली की कप्तानी आपको देखने को मिलेगी। तो पिछले साल के मुकाबले मुझे मजबूती देखने को मिल रही है अपर ऑर्डर में। हालांकि पिछले साल प्लेसेस थे और वो बराबर प्रदर्शन कर दे रहे थे और लगातार टीम को पंप दे रहे थे। विराट कोहली तो है ही और विराट कोहली का कोई सानी है नहीं, ये भी हम सबको जानते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है भविष्य की प्लानिंग अच्छी हो गई है। मिडिल ऑर्डर से भैया जो भरोसा दिख रहा है ना इस बार आरसीबी की, वो मुझे लगता है कोई भी टीम नहीं दे पा रही। क्योंकि 4 पर लिविंगस्टोन आपके आ जाते हैं जो कि एक ऑलराउंडर का ऑप्शन है। जीतेश शर्मा आपको विकेट कीपर का ऑप्शन मिलता है, वो नंबर 5 पर आप उतार सकते हो, 4 पर भी उतार सकते हो। फिर टिम डेविड आपको एक फिनिशर का ऑप्शन मिलता है और कृणाल पंड्या भी आपके पास विकल्प है। बैकअप में आपके पास पड्डिकल बैठे हुए हैं और स्वस्तिक चिकारा बैठे हुए हैं। अगर कोई नहीं चला तो ये दोनों प्लेयर भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर आए। स्पेशली स्वस्तिक चिकारा अगर भैया आते हैं और प्लेइंग 11 में आते हैं तो ये बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। कृणाल पंड्या आपको एक स्पिन ऑलराउंडर का रोल देते जो पिछले साल तक कोई नहीं दे रहा था। तो स्पिनर्स में इन्होंने प्लेयर्स निकाले हैं, बहुत बड़े नाम नहीं, लेकिन भैया वो जो पजल थी ना उसको थोड़ा सा सॉल्व जरूर कर दिया। पिछले साल के मुकाबले तक तो अभी मजबूती दिख रही है। लोअर ऑर्डर देख लेते हैं भैया। गेंदबाजी में प्रॉब्लम ये थी कि मात्र सिराज थे और कोई नहीं था, लेकिन इस बार विकल्प है। भुवनेश्वर कुमार आपको मिल गए, सुयश शर्मा आपको स्पिन का एक और ऑप्शन मिल गए, जॉर्ज हेजलवुड मिल गए और यश दयाल मिल गए। तो जॉर्ज हेजलवुड प्रॉमिसिंग पेस ऑप्शन मिल गए, पिछले साल कोई नहीं था। यश दयाल अब एक कैप्ड प्लेयर बनकर आए हैं इस साल, तो वो वैसे ही प्रदर्शन करेंगे। सुयश शर्मा आपको स्पिन का और भुवनेश्वर कुमार आपको वेरिएशन देंगे। तो कुल मिलाकर जो इनके मतलब मोबो बैट जो इनके कोच थे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, उन्होंने बोला था कि भैया हमें सिराज इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें अब गेंदबाजी में विकल्प चाहिए, और वो विकल्प बन गए हैं। तो बेशक नीलामी उतनी अच्छी नहीं गई जितना पर्स था आरसीबी के पास, लेकिन प्लेइंग 11 बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप रेटेड प्लेइंग 11 अगर मुझे कोई सी टीम की लग रही है उसमें मैं आरसीबी को टॉप 3 टॉप 4 में रखूंगा। ये मेरे हिसाब से दोस्तों मेरी राय थी आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। आपके हिसाब से आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसी रहेगी कमेंट बॉक्स में लिख दो। आरसीबी के फैनों वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और भैया आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, 10 में से रेटिंग भी देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनली अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों मुझे पिछले साल जैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है। अपर ऑर्डर में हेड के साथ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, एक टॉप अप मिल गया भाई। यहां पर आपको एक विकेट कीपर मिल गया, इंडियन ऑप्शन मिल गया, ट्रेविस हेड के साथ आपको एक बल्लेबाज मिल गया। ईशान किशन अभी मैंने अपर ऑर्डर में डाला है, लेकिन इतने फ्लेक्सिबल है कि आपको नंबर 4 नंबर 5 भी सर्व कर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद को किशन के रूप में एक टॉप अप मिला है और पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल तो ये खतरनाक थे, एक प्लस पॉइंट ही इनको मिला है। ये और मजबूत ही हुए हैं किशन के आने से। मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं। नीतीश रेड्डी अब कैप्टन बनकर आएंगे, तो नंबर 4 पर क्लासन नंबर 5 पर है। आप 4 भी खिला सकते हो, 3 भी खिला सकते हो। अभिनव मनोहर एक अच्छा बल्लेबाजी ऑप्शन अभी तक प्रूव हुए, एक हैंडी ऑप्शन है, आपको वो नॉक खेलकर देते हैं। अगर 4 मैच में खिलाओगे तो 2 या 3 में चलेंगे। और पैट कमिंस आपको कप्तान और तेज गेंदबाज और काइंड ऑफ थोड़े बहुत ऑलराउंडर का ऑप्शन मिलते हैं। बहुत प्रॉपर ऑलराउंडर तो मैं कमिंस को मानूंगा नहीं, कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत बल्ला चला सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजी इतनी तगड़ी है कि नंबर 6 तक इनके सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास हेड है, आपके पास क्लासन है, आपके पास अभिषेक शर्मा है, आपके पास मनोहर है, आपके पास किशन है, और उसके अलावा आपके पास नीतीश रेड्डी है। ऐसे ऑप्शन बहुत कम टीमों के पास है। वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग साइड आप बोल सकते हो। बॉलिंग देख लेते हैं अब इनके, मतलब लोअर ऑर्डर। तो जेम्पा आ गए जो कि स्पिन का प्रॉपर ऑप्शन, 4th फॉरेन प्लेयर के रूप में। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आएंगे हर्षल पटेल, राहुल चहर और मोहम्मद शमी।
देखो यार, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है अब वो समझिए। पिछले साल प्रॉब्लम ये थी कि स्पिन का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं था, हसरंगा थे तो चल नहीं रहे थे, तो वो एक सॉल्यूशन किया। बॉलिंग नहीं चल रही थी, इंडियन बॉलिंग नहीं चल रही थी, तो वो ठीक ठाक चल रही थी, बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं। नटराजन को रिटेन कर सकते थे, शमी एक बिल्कुल बेस विकल्प आ गए और पटेल एक विकल्प आ गए। राहुल चहर अगर चल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तो फिर विकल्प ढूंढेंगे ये लोग। तो ले देकर ये भैया हैदराबाद की प्लेइंग 11 है और प्रॉमिसिंग लग रही है, पिछले साल जैसी ही लग रही है, थोड़ी सी मजबूत हुई है। 10 में से रेटिंग तो हैदराबाद के फैन लाइक नहीं किया तो कर देना। आप बताओ आपके हिसाब से हैदराबाद की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। ये थी भाई सभी 10 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। अब आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से किस टीम की प्लेइंग 11 आपको सबसे तगड़ी लेके रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।